आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी पर नकेल कसने का हुनर लालू के पास, सांसदों के निलंबन पर भड़की रोहिणी आचार्य। 3 बार कर्नाटक का सीएम बनने से चुके, 2019 में अपने ही एजेंट से हार गए थे चुनाव, जाने खरगे से जुड़ी हर जरूरी बात। त्याग का इनाम, शिवराज सिंह चौहान को संगठन में मिलने वाला है बड़ा पद। नोएडा के घर खरीदारों की जगी उम्मीद, योगी कैबिनेट के फैसले से 2 लाख बायर्स के घर की राह हुई आसान। गाजा में युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ इजराइल, मध्यस्थ कतर को बताया किस शर्त पर रुकेगी लड़ाई। उत्तर पश्चिमी चीन में आया जोरदार भूकंप, 131 लोगों की हुई मौत, 700 से अधिक लोग घायल। शहबाज या इमरान, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कब होंगे चुनाव। रिलीज से पहले ही सुनामी लेकर आई डंकी, टिकट बिक्री से कर ली इतनी कमाई। और चेन्नई ने नीलामी में 6 खिलाड़ी खरीदे, शार्दुल की वापसी। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर इस पर सरकार का पक्ष रखने की मांग की जा रही है। मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा से इंडिया गठबंधन के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के कुल 133 सदस्य हैं और अब तक 95 सस्पेंड हो गए हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्ष के कुल 95 सदस्य हैं और अब तक 45 सस्पेंड हो गए हैं। इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को घेरा है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की मंगलवार को बैठक हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में दिया। हालांकि खड़गे ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस सुझाव की कोई जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि पीएम कौन होगा। पहले हमें अपना फोकस जीत पर रखना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि वह पार्टी द्वारा उनके लिए तय की गई किसी भी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि एक संगठनात्मक कार्यभार उनके पास आ रहा है। मंगलवार के दिन मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि वह मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान का हिस्सा होंगे। चौहान ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद वह हैप्पी मूड में दिखे। चौहान ने 45 मिनट से अधिक समय तक नड्डा से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी, मैं उसका निर्वहन करूंगा। पार्टी जो भी तय करेगी, मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप एक बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो ये पार्टी ही है जो निर्णय लेती है। बिल्डर बायर मामले को लेकर सीनियर आईएएस अमिताभ कांत की कमेटी की ओर से तैयार की गई पॉलिसी पर मंगलवार को यूपी कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। इससे फंसे हुए बायर्स को घर मिलने का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान करने के लिए भी संशोधन के साथ फैसला लिया गया है, जिसे लेकर स्पष्टता के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर का इंतजार है। नोएडा ग्रेनो में करीब 1.5 लाख बायर्स को रजिस्ट्री का इंतजार है। बता दें कि बिल्डर बायर मामले को लेकर करीब 6 महीने पहले अमिताभ कांत कमेटी की ओर से पॉलिसी तैयार की गई थी। शासन स्तर पर पिछले 4 महीने में 5 बार मीटिंग होने के बाद मंगलवार को इस पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि फ्लैट की रजिस्ट्री आसान करने और बायर्स को घर मिलने के लिए बिल्डरों को 2 साल के जीरो पीरियड में सशर्त ब्याज माफी दी जाएगी। इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। इसकी जानकारी उसने कतर को दी है, जो उसके और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका में है। इजराइल ने कतर से कहा कि वह हमास द्वारा बंधक बनाए गए 40 लोगों की रिहाई के बदले गाजा में कम से कम 1 सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए तैयार है।
इजराइल की ओर से कतर को ये प्रस्ताव ऐसे समय में भेजा गया है जब दुनिया भर के देशों के साथ साथ इजराइल के भीतर भी युद्ध विराम और बंधकों की वापसी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों और एक विदेशी सूत्र ने कहा कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई के लिए एक नए समझौते के लिए कतर के माध्यम से हमास को एक प्रस्ताव भेजा है। उत्तर पश्चिमी चीन के पहाड़ी क्षेत्र में रात भर आए तेज भूकंप से घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। 9 साल में देश के सबसे घातक भूकंप में 131 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। सोमवार आधी रात से ठीक पहले 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 700 से अधिक लोग घायल हो गए। उत्तर पश्चिमी चीन के पहाड़ी क्षेत्र में रात भर आए तेज भूकंप से घर मलबे में तब्दील हो गए, जिससे कड़ाके की सर्दी की रात में निवासियों को बाहर रहना पड़ा और 9 साल में देश के सबसे घातक भूकंप में 131 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद 24 से 23 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यदि रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से कागजात खारिज कर दिए जाते हैं तो अपील दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का समय दिया जाएगा, जबकि इन अपीलों पर अंतिम फैसला 10 जनवरी तक लिया जाएगा और अंतिम सूची 11 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। शाहरुख खान ने इस वक्त जवान और पठान के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद उनकी राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी फिल्म डंकी 2 दिनों में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। शाहरुख खान साल 2023 में बॉक्स ऑफिस में किंग रहे। 4 साल के बाद लौटकर उन्होंने जवान और पठान के साथ जो अपने मजबूत कदम बॉक्स ऑफिस पर जमाए, उसे बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्में नहीं हिला पा रही हैं। शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की साझेदारी डंकी में क्या कमाल दिखाएगी, ये तो बस 2 दिन बाद पता लग ही जाएगा। फिलहाल एडवांस बुकिंग में डंकी ने रिलीज से पहले ही छप्पर फाड़ कमाई कर ली है। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 क्रिकेटरों को खरीदा। उसके पास 6 ही जगह खाली थे। चेन्नई के पर्स में नीलामी के बाद 1 करोड़ रुपए बचे रह गए। उसने खिलाड़ियों को रिटर्न करने में 66.60 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं नीलामी में 30.40 करोड़ रुपए उसके खर्च हुए। सीएसके ने न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल और सचिन रविंद्र पर दांव लगाया। वहीं भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की सीएसके में वापसी हुई। टूर्नामेंट के पिछले सीजन में चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खिताब पर कब्जा किया था। अगली बार भी धोनी ही कमान संभालेंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन किया है।